तो मैंने हमेशा फोकस किया कि जो मेरा स्टैटिक पार्ट है, पर्टिकुलरली फ्रॉम पॉलिटी एंड इकोनॉमी, अगर आपने अभी तक पढ़ाई में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर भी लिया है, इट डजेंट मैटर। हमेशा आपको अपनी पीक परफॉर्मेंस जो है वो फाइनल डे पे देनी चाहिए। दे वर एबल टू क्वालिफाई बिकॉज दे न्यू देयर मैथ्स वाज वेरी एक्यूरेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज हमारे साथ इस साल के ऑल इंडिया रैंक 15 कुणाल रस्तोगी जी। सबसे पहले कुणाल, आपको इस अचीवमेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम की, तो आप जानते होंगे कि इस बार का जो प्रीलिम्स था थोड़ा अलग सा यूपीएससी ने पूछा, काफी वेरिएशन किया टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के अंदर, एंड इस वजह से जो कट ऑफ थी वो भी हमें नीचे आती हुई देखने को मिली। लगभग 75 मार्क्स इस बार की कट ऑफ थी। बट डिस्पाइट बीइंग द पेपर सो डिफिकल्ट, कुणाल ने इस बार लगभग 124 मार्क्स अचीव किए हैं इन प्रीलिम्स एग्जाम, यानी कि जो कट ऑफ थी उससे लगभग 50 मार्क्स ज्यादा। और ये पहली बार नहीं है, इन्होंने लगभग अपने हर अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है प्रीलिम्स के अंदर। तो आज के सेशन के अंदर हम इनसे जानेंगे कि इनकी प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी रही, एग्जाम वाले दिन ये क्या कुछ टेक्निक्स यूज करते थे जिसने इनको हेल्प किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुणाल, अगर मैं बात करूं, आप एक प्रीलिम्स के लिए बच्चों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में अगर थोड़ा हमें बता पाए तो। आई फील प्रीलिम्स में जनरली 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 60 to 65% इज द स्टैटिक पार्ट, 25 से 30% मोस्टली इज द करंट अफेयर्स पार्ट, एंड 5 to 7% इट इज द रैंडम थिंग्स। तो मैंने हमेशा फोकस किया कि जो मेरा स्टैटिक पार्ट है, पर्टिकुलरली फ्रॉम पॉलिटी एंड इकोनॉमी, उसको मैं जितना स्ट्रॉन्ग कर सकूं उतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, और उसी से जनरली मेरे हर बार 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे ही करेक्ट हो जाते थे। तो आई थिंक दैट वाज अ बूस्टर फॉर माय प्रीलिम स्कोर। उसके बाद फिर आपका एडुकेटेड गेस वर्क वगैरह चलता है, लेकिन अगर आपने स्टैटिक पार्ट पर्टिकुलरली पॉलिटी एंड इकोनॉमी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, यू हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आई थिंक ये काफी रेलेवेंट एडवाइस रहेगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए। रीजन बीइंग कि अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो आई थिंक उसमें काफी हद तक ना सिमिलैरिटी है। जैसे इकोनॉमी की बात करें, हर साल पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी से लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक वो एक चीज होती है जहां पर हमें एक आइडिया होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स अपने आप एक वास्ट क्वेश्चन बन जाता है। पर व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक, आई थिंक कि काफी हमारे पास एक लिमिटेड सोर्सेज हैं। डेफिनेटली 100% शायद अचीव करना मुश्किल है, बट इकोनॉमी पॉलिटी जैसा आपने कहा उसमें 80 to 90% आई थिंक एक्यूरेसी स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली गेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे आखिरी दिन, लगभग आखिरी के 10 दिन बचे हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए। कि आखिरी के 10 दिन स्टूडेंट्स को कैसे यूटिलाइज करने चाहिए। बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन है, क्या हमें मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्या हमें रिवीजन ज्यादा करनी चाहिए, क्या पीवाईक्यूज करें। तो आपकी आखिरी के 10 दिन की क्या स्ट्रेटजी थी व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स। See, sir, I think these last 10 या 15 days are make or break for prelims examination. अगर आपने अभी तक पढ़ाई में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर भी लिया है, it doesn't matter because you can easily make up in these last 15 days. मैंने क्या किया था, तो as I said earlier, मैंने अपना ट्राई किया था कि लास्ट 15 डेज में जो मेरे स्टैटिक के बुक्स हैं, पर्टिकुलरली स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत हो गया, पीएमएफ आईएएस हो गया मेरा ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो भी करंट अफेयर कंपाइलेशंस थी, इसको मैं कम से कम एक बार रीड कर ही लूँ, ताकि आई विल बी इन टच विद दी सब्जेक्ट्स। सेकेंडली, जो भी मैंने टेस्ट दिए थे पहले अपने, जो भी एफएलटीज दिए थे, जो भी सेक्शनल टेस्ट दिए थे, उसमें जो भी करंट अफेयर्स का पार्ट था या फिर कोई भी ऐसा स्टैटिक वाले क्वेश्चंस जो मेरे से तब गलत हो गए थे एंड आई सर्कल्ड इट आउट, उनको मैंने रिवाइज करने का फोकस किया। थर्ड थिंग वाज कि जो पीवाईक्यू एनालिसिस है, नॉट ओनली फॉर ब्रिजिंग माय नॉलेज गैप्स बट आल्सो जो एग्जाम इंट्यूशन है, व्हिच इज करेक्टिंग द जो भी एडुकेटेड गेस वर्क है उसमें एक्यूरेसी बढ़ाना, उसका मैंने किया। और क्या क्या मैंने नहीं किया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एकदम ही छोड़ दिया था करंट अफेयर्स का रैंडम चीजें पढ़ना। मैंने सिर्फ जो मैंने अपनी ईयरली करंट अफेयर कंपाइलेशंस रेफर की थी इन माय इनिशियल डेज, उन्हीं को मैंने एक बार रिवाइज किया, और कोई करंट अफेयर्स मैंने नहीं पढ़ा। फिर लोगों से कम बात करना शुरू कर दिया था इन लास्ट 14 डेज। आई एब्सोल्युटली कन्फाइंड माई सेल्फ टू व्हाट आई हैड टू डू। तीसरा, सर, मैंने अपने स्लीप साइकिल को इम्प्रूव कर लिया, ताकि मैं अपना जो स्लीप पैटर्न है, पर्टिकुलरली जो शाम का टाइम है, दैट इज फॉर द सीसैट, उसमें मैं जितना ज़्यादा एक्टिव रह सकूँ उतना एक्टिव रहने की कोशिश की। Lastly, CSAT has become very important now because it is an equally merit getting subject. तो लास्ट टाइम मैंने ये किया था कि कम से कम लास्ट 3 से 4 साल के जो प्रीलिम्स के पेपर हैं, पर्टिकुलरली सीसैट के, एंड दैट टू इंग्लिश और मैथ्स वाले पार्ट्स, उनको मैं अच्छे से रिवाइज कर लूँ,
और साथ ही साथ जो कुछ फॉर्मूलाज हैं, पर्टिकुलरली डिविजिबिलिटी रूल्स वाले हो गए क्वेश्चंस, या फिर पीएनसी वाले क्वेश्चंस थे, या कैलेंडर वाले क्वेश्चंस थे, उनको एक बार मैं देख लूँ। तो इन सब चीज़ों पे मैंने अपने लास्ट 15 डेज को फोकस किया था। आई थिंक बिल्कुल काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो रात को देर तक पढ़ना पसंद करते हैं, कोई सुबह के 3 बजे 4 बजे तक पढ़ रहा है। बट आई थिंक अगर आखिरी के 10 दिनों में वो साइकिल आपने ठीक नहीं ना किया, तो शायद आप उस टाइम 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 शायद उतना एक्टिव नहीं हो पाओगे। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस के लिए। अब एक आखिरी जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार हमने प्रैक्टिस तो अच्छी करी होती है, पर अगर हम डी डे पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं ना कर पाए, तो उसका शायद उतना रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिले। इस केस के अंदर उस पर्टिकुलर डे के ऊपर हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरह से हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, आपका इसके बारे में कुछ पॉइंट्स अगर आप बता पाएं। जी सर, आई थिंक एक्चुअली व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू आर एबल टू गिव इन द फाइनल डे। तो मुझे हमेशा, मैंने यही सुना है कि हमेशा आपको अपनी पीक परफॉर्मेंस जो है वो फाइनल डे पे देनी चाहिए। तो अगर आपके अभी भी रिजल्ट में बहुत अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर, बिकॉज इफ यू पीक एट द राइट टाइम एवरीथिंग विल बी फॉरगिवन, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर डी डे। डी डे में मेरे ख्याल से कुछ चीजें ऐसी करनी चाहिए जो आई थिंक आपका स्कोर को बूस्ट कर सकता है। फर्स्ट थिंग मैंने ये किया था कि मैंने अपना एग्जाम सेंटर एक बार पहले दिन जाके देख लिया था, ताकि मुझे एड्रेस पता हो, कितना टाइम लगता है मेरे घर से वो पता हो, और वो नर्वसनेस ना रहा हो एक नई जगह जाने का। तो आई थिंक दैट एक्चुअली ईज्ड माय माइंड्स इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट, जो मैंने पहले 2 बार में नहीं किया, और शायद इस वजह से मैं इतना ज्यादा एंग्जाइटी वाला नहीं था। सेकंड जो मुझे लगता है डी डे में बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी, पर्टिकुलरली विद इन द 2 आवर्स जो आपको टाइम गैप मिलता है। तो अगर आपके घर पास हो, जैसे मेरा इस बार था, तो मैं तो जाके बीच में नहा लिया था, बिकॉज बहुत ज्यादा हीट था, एंड देर आर एम्पल चांसेस कि आप डिहाइड्रेट हो जाएं, या फिर आपके सर में दर्द होने लगे। तो सेकेंड टाइम में मेरे साथ यही हुआ था कि बिफोर सी सेट माई हेड स्टार्टेड पेनिंग, और उस वजह से शायद मैं 1-2 मैथ्स के क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो आप प्लीज अपने हाइड्रेशन का बड़ा ख्याल रखिए, एंड वॉट यू नीड टू डू फॉर योर हाइड्रेशन पार्ट इज, एक तो एम्पल पानी पीजिए, नॉट ओनली ऑन दैट डे बट एक हफ्ता पहले से। सेकेंडली कोई भी ऐसा कूलेंट वगैरह, जिससे आप अम्ब्रेला वगैरह हो गया, स्पेसिफिकली अगर आप मान लीजिए घर नहीं जा पा रहे हैं, तो 2 घंटा छाँव में बैठने का, या कोई रेस्टोरेंट आसपास देख लीजिए। फैमिली मेंबर्स अगर रहते हैं तो इट्स मोर नथिंग बेटर देन दैट। ये 2-3 चीजें आप देख सकते हैं डी डे के लिए। तीसरा, आई थिंक आप पढ़ना छोड़ दीजिए। मैंने जैसे सैटरडे शाम को 4 बजे के बाद पढ़ना छोड़ दिया था, तो आखिरी के 4-5 घंटे आई जस्ट एंजॉयड टॉकिंग टू माय फैमिली, म्यूजिक और ये सब चीजें, ताकि मैं अपार्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन भी एक पर्सपेक्टिव रख पाऊँ, आई थिंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी जो लास्ट 4-5 घंटे पढ़ेंगे उससे कुछ आता वैसे भी नहीं है, तो वो लास्ट 4 घंटे और साथ ही साथ एक फुल नाइट स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो ये किया था कि इस बार वाले अटेम्प्ट में मैंने थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा दी थी आखिरी दिन में, ताकि मैं रात में आराम से सो पाऊँ। तो वो मैं क्योंकि प्रीवियस अटेम्प्ट में ये हुआ था कि मैं शायद सो ही नहीं पाया, 2 घंटा सो पाया। तो आप अगर 1 घंटा आधा घंटा अच्छे से भाग लीजिए, तो आपको शायद नींद बेटर आएगी। तो वो मैंने इस बार ट्राई किया था अपने इस वाले अटेम्प्ट में। पहले स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजनिंग का। दिस वाज नॉट अ वेरी न्यू थिंग, वैसे पहले पूछ चुका है, बस इस बार वो ज्यादा नंबर में था और बहुत सालों बाद चीजें पूछी गई थी। इसका मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन एक्चुअली यही वाले होते हैं, बिकॉज अगर आपने एक भी स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया कि इट इज रॉन्ग, यू ऑटोमेटिकली गेट द करेक्ट आंसर। तो आपको सिर्फ एक ही एलिमिनेट करना है। प्लस अगर आपको पता है कि दोनों भी सही हैं, तो तो आपका चैलेंज आता है वो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में, कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों ही चीजों में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जानने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप दोनों स्टेटमेंट्स को साथ में पढ़िए। ये वाला स्टेटमेंट था, मार्सुपिल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, मार्सुपिल्स कैन थ्राइव ओनली इन मॉन्टेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स। सेकंड वाला तो बड़ा ही वो लग रहा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है, तो आप इधर से ही सोच सकते हैं कि शायद सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, और फर्स्ट स्टेटमेंट को भी आपको उसी तरह से इवेलुएट करना था। प्लस अगर आपको देखना है कि फर्स्ट ऑप्शन ये वाला सही है कि नहीं, तो आप उसका एज अ पैराग्राफ फॉर्मेट पढ़िए। ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट साथ में ओनली थ्रू अ फुल स्टॉप देखिए, और अगर आपको लगता है कि कोई कनेक्शन है इसमें, दे आर नॉट टोटली एब्सर्ड, तो परहैप्स जो ऑप्शन है दैट कैन बी आल्सो अ करेक्ट आंसर। तो एक तो ये हो गया आपका ये वाले स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन आते हैं ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाले। तो अगर इसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे अगर हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में काम कर जाता है। जैसे अगर 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं यूपीएससी ने, तो जनरली उसमें ये रहता है कि 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। अगर 6 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो जनरली होता है कि 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 7 दिए हुए हैं तो जनरली ये होता है कि 5 स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं।
अब इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? मान लीजिए कोई 5 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया और आप कंफ्यूज्ड है ओनली 2 ओनली 3 में, और आपको तुक्का मारना है, तो ब्लाइंड तुक्के से बेटर है कि आप ओनली 3 मार दीजिए, बिकॉज पीवाईक्यूज आर इन योर साइड। तो ऐसे करके आप कुछ एडुकेटेड गेसेस जरूर ले सकते हैं, एंड दैट वुड हेल्प यू इन इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी, पर्टिकुलरली जहाँ पे 50-50 नहीं श्योर है। एंड एक चीज प्लीज कभी ये गलती मत करिएगा कि अगर आपको 4 स्टेटमेंट्स में कोई भी नहीं पता, या उनको 33% या एक ही आपको पता है स्टेट, तो आप प्लीज उनको आप स्किप करना बेटर रहेगा, बिकॉज अब एक्यूरेसी भी इक्वल इंपॉर्टेंट हो गई है जब पेपर टफ आता है। दैट वाज द केस लास्ट ईयर। तो आप अपने एक्यूरेसी पे लास्ट के 10-15 डेज में जरूर काम करिए, एंड इंश्योर कि ब्लाइंड तुक्का तो बिल्कुल मत मारिए, बिकॉज मैथ्स डिक्टेट यही करता है कि आप नेगेटिव में जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी। बिल्कुल, आई थिंक इसमें मैं थोड़ी सी चीजें ऐड करना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर भी आपके सामने क्वेश्चन दिख पा रहा है, ये पोस्ट पेंडेमिक के रिगार्डिंग इकोनॉमी का क्वेश्चन आया। अब यहाँ पर देखो, लोगों को पता था कि हाँ चलो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, काफी सारे सेंट्रल बैंक्स ने दुनिया भर में फेड की बात कर लें, आरबीआई की बात कर लें, तो रेट हाइक हुआ था। ये बात सबको पता थी कि फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड बात भी पता थी कि हाँ सभी तो कर रहे हैं। तो बेसिकली ना, जब इस तरह से आपको पता होता है कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, एक्सप्रेशन चेक करने का एक तरीका ये भी बन जाता है कि हम इसमें एक बिकॉज लगाते हैं। अगर स्टेटमेंट वन के बाद आप बिकॉज लगाओगे एंड सेकंड स्टेटमेंट उसके साथ बिकॉज के साथ अगर साथ में सिंक आ रही है, इसका मतलब तो सही है। अगर बिकॉज से नहीं आ रहा, वो हो सकता है कि दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हो सकती हैं, दे माइट बी ट्रू, पर वो सही एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं होगी। इसी तरह से अगर और बातें करना, तो यहाँ पर इजर्शियल रीजनिंग आई थिंक और भी बहुत, यूरेनियम वाला एक क्वेश्चन यूपीएससी ने हमसे पूछा। अब इसमें अगर बात करी गई है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूरेनियम को 60% तक कम से कम एनरिच करना पड़ेगा। अगर किसी ने अच्छे से तैयारी करी है, ही वुड नो कि ये बात गलत है। या बिल्कुल। तो सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही आप गलत करोगे, आपको पहला स्टेटमेंट पता है या नहीं पता, फर्क नहीं पड़ता। यू ऑलरेडी गॉट द आंसर कि हाँ स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू। तो बेसिकली एक स्टेटमेंट आपको पता होने से ही कई बार आंसर आ जाता है। तो ये आई थिंक टेक्निक काफी काम में आएगी स्टूडेंट्स के लिए, इस पर्टिकुलर आने वाले अटेम्प्ट के लिए। एक मैं बस आखिरी चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे सी सेट में बहुत सारे लोगों का कहना था कि जीएस में चलो नंबर 90, 95, 100 तक भी आए हैं काफी बच्चों के, पर सी सेट 66 मार्क्स क्रॉस करने में काफी दिक्कत आई है। कुछ रीजन मेरे हिसाब से इसका ये भी रहा कि शायद पहला पेपर इतना टफ आ गया, वो टफनेस उनके दिमाग में ड्यूरिंग द पेपर 2 रही, वो एक रीजन रहा। बाकी एग्जाम का लेवल डेफिनेटली ऊपर गया है। तो उस केस में अगर कई बार हमें एग्जाम में अगर ऐसा लगे यार मेरे से तो नहीं बन रहे क्वेश्चंस, उस समय हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, या सीसेट के लिए आप कुछ अगर पॉइंट्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए बता पाएं। एक तो सीसैट अब 66 मार्क्स लाना इज अ वेरी बिग चैलेंज नाउ। मेरे पहले 2 अटेम्प्ट में मेरे ख्याल से मेरा बिगेस्ट सीसैट मेरा हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली। सेकेंड अटेम्प्ट में जो मुझे लगा मेरा बिगेस्ट ड्रॉबैक था, दैट वाज आई वाजंट फ्लेक्सिबल इनफ। मैंने सिर्फ सोचा था कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा, एंड आई वोंट बी टचिंग द इंग्लिश क्वेश्चंस और द इंग्लिश क्वेश्चंस पर्टिकुलरली। आई थिंक दैट बैकफायर्ड, बिकॉज इंग्लिश इजी आई थी, टफ था। इस साल भी यही शुरू हो गया था कि मैंने मैथ्स पहले आधे घंटा किया, लेकिन आई वाज ओनली एबल टू सॉल्व 3-4 क्वेश्चंस, बट दिस टाइम अराउंड आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक एंड आई डाइव्ड इनटू द इंग्लिश सेक्शन। तो ये, और शायद उसी वजह से मेरा 80 नंबर आ पाया इस बार सीसैट में। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ जाइए जब आप सीसैट दे रहे हो, कि अगर तीनों सेक्शन आपको करने हैं और जो इजी होगा उसमें ज्यादा करने हैं। आई थिंक दैट इज द गोल्डन मंत्रा। सेकंड, जो मुझे लगता है कि आखिरी 10-12 दिनों में सीसैट में इंग्लिश के जो पीवाईक्यूज हैं आप, वो एक बार सॉल्व करने की ट्राई करिए। तो माइंडसेट है एग्जामिनर का, उसको पकड़ने की कोशिश करिए, परहैप्स दैट वुड हेल्प यू इन दिस अटेम्प्ट एज वेल। सेकेंडली, जो बेसिक फॉर्मूलाज एंड ऑल है, पर्टिकुलरली इन मैथ्स, और जो बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे कैलेंडर वाले हो गए, पाइप एंड सिस्टम वाले प्रॉब्लम्स हो गए, फिर साइकिल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ पीएनसी हो गया, वो हर साल सेम ही आते हैं, बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंसेस नहीं क्रिएट होता। तो अगर आपने उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया लास्ट 10-12 डेज में, परहैप्स यू विल आल्सो बी एबल टू आंसर देम करेक्टली इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन इटसेल्फ। तो ये दोनों ही चीजें सीसैट का। एंड प्लीज 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 डोंट इग्नोर सीसैट, पर्टिकुलरली जब आप पहला पेपर दे के आते हैं, 2 घंटा आपके पास होता है। इट इज, आई नो, इजियर सेड देन डन कि आप अपना पहला पेपर भूल जाइए, लेकिन आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, क्योंकि तभी आप वो 2 घंटे में सीसैट में फोकस कर पाए। और आखिरी 10-12 दिनों में प्लीज 1-2 साल के सीसैट के पेपर विद इन द एग्जाम एनवायरनमेंट जरूर देने की कोशिश। आई थिंक ये बहुत ही रेलिवेंट एडवाइस बन जाएगी, क्योंकि अगर आप नोटिस करो कि किसी भी क्वेश्चन को हमें दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे इजी क्वेश्चन हो, मॉडरेट क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, हर किसी के मार्क्स तो बराबर ही 2.5 मार्क्स ही हैं। अब ये नहीं सोचना कि यार मेरा तो डिविजिबिलिटी रूल से बढ़िया था, तो मैं भले ही 5 मिनट लगाऊं पर मुझे ये क्वेश्चन नहीं। आई थिंक उससे आपका टाइम वेस्ट होगा,
तो जरूरत ये है कि आप 80 क्वेश्चन से जो भी इजी क्वेश्चन है उनको आइडेंटिफाई कीजिए, या इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए। एंड अगर आपने टफ क्वेश्चन छोड़ भी दिए, आई थिंक टाइम मैनेजमेंट के साथ आप प्रॉपरली उस एक पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। में मेरे ख्याल से आप 40 से 45 क्वेश्चन एक आइडियल नंबर है। मोर देन 45 इट इज मेरियर, बट प्लीज 40 से 45 जरूर करने की कोशिश करिएगा। एंड उसके लिए मेरे ख्याल से इंग्लिश के 27 क्वेश्चन आते हैं। इफ यू नो इट और इफ यू डोंट नो इट, तब भी आपको 27 क्वेश्चन विद इन 35-40 मिनट्स में कर लेंगे। बाकी 1 और 20 मिनट्स में आप मैथ्स और रीजनिंग में जैसे अपना अप्रोप्रिएट समझे डिवाइड करने की कोशिश करिए। मैथ्स में एक्यूरेसी काफी हाई रहती है, अगर आपको आता है तो जनरली सही होता है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं इन अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं इस बार जिन्होंने सिर्फ 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, दे वर एबल टू क्वालिफाई बिकॉज दे न्यू देयर मैथ्स वाज वेरी एक्यूरेट। आपके साथ ये वाला केस है तो आप ज्यादा क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करिए, उतने ही करिए। लेकिन मुझे लगता है कि 40 to 45 इज एन आइडियल नंबर गिवन द वेरिएबिलिटी इन द आंसर कीज दैट यूपीएससी प्रोवाइड्स। तो मैथ्स में भी वो रहता है। तो ये जो सजेशंस कुणाल रस्तोगी के द्वारा दिए गए हैं, ये आपको आखिरी के 10 दिनों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के अंदर। मे बी शायद अगर आपका प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस अच्छा होगा तो जो फाइनल पुश चाहिए होता है ना, ये कुछ जो सजेशंस थे उस फाइनल पुश में आपकी हेल्प करेंगे एंड कट ऑफ से आपको उस तरफ लेके जाने में मदद करेंगे जहां पर आप फिर मेंस का एग्जाम लिखेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सजेशंस।